પ્રણામ મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ 15 દાજ્યું. આજના આ પ્રથમ વિડીયોમાં આપણે લેખક પરિચય તેમજ પાઠની કથાવસ્તુ જોઈશું. મિત્રો, આ પાઠનું જે શીર્ષક દાજ્યું આપેલું છે, હવે આપણને એમ થાય કે દાજ્યું શબ્દ એટલે શું. દાજ્યું શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે બડે ભાઈ. મિત્રો, આ પાઠની કથાવસ્તુ એક વાર્તા છે, જેમાં એક મદન નામનો પહાડી બાળક પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા માટે પોતાના પરિવારથી દૂર એક હોટલમાં કામ કરે છે, તેમજ એક દિવસ તેની મુલાકાત તેના નજીકના ગામના એક વ્યક્તિ એટલે કે જગદીશ બાબુ સાથે તેની મુલાકાત થાય છે અને જગદીશ બાબુ સાથે તેની મિત્રતા બંધાય છે. આ મિત્રતાના આધારિત ઉપર આ પાઠની જે કથાવસ્તુનું સુંદર આલેખન લેખક શેખર જોશી દ્વારા અહીંયા આલેખવામાં આવ્યું છે. સૌથી પહેલા આપણે લેખક પરિચય જોઈએ. शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ. आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की. लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं. आपके चर्चित कहानी संग्रह कोशिका गटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है. आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण. दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है. मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है. भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बालमन पर आघात कर जाता है, इसका
मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। आइए अब हम इस पाठ की कथावस्तु आगे देखते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ़ाफ आंखें, नीली सफ़ाफ यानी उजली आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। शिथिलता यानी आलस। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी स्फूर्ति। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। यहाँ लेखक कहते हैं, चौक से निकलकर बाईं ओर एक बड़े साइन वाला छोटा सा कैफे है। वहीं पर जगदीश बाबू ने पहली बार इस लड़के को देखा था, जिसका रंग गोरा चिट्टा सा था। नीली सफ़ाफ आंखें यानी नीली उजली आंखें थी। सुनहरे उसके बाल थे। चाल में अनोखी मस्ती, और उस पर जरा सी भी आलस नहीं थी। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी उसमें स्फूर्ति थी। उसकी आंखों की चंचलता देखकर लगता था कि शायद उसकी उम्र 9-10 वर्ष की होगी। आगे देखिए। अर्ध जली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पासी कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। अर्ध जली सिगरेट का लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो मदन मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके ऐसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। जगदीश बाबू को देखकर वह कुछ बोला नहीं, परंतु नम्रता प्रदर्शन के लिए वह थोड़ा झुका, फिर उन्हें देखकर मुस्कुराया। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाया हुआ था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः
मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। यहाँ लेखक कहते हैं, मनुष्य की भावनाएं भी बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग यानी किसी का भी साथ न होना, फिर भी आदमी कभी एकाकीपन का अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय यानी कोलाहल वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है बिछो या विरक्ति की। विरक्ति यानी उदासी के किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्व ही है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर, अभ्यस्त यानी आदत पड़ना, उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। जगदीश बाबू यहाँ पर अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है यहाँ सब कुछ अपना ही है। शायद कुछ दिन यहाँ रहकर वह भी उन्हीं वातावरण में अपनेपन की अनुभूति करने लगेंगे। पर आज उन्हें यहाँ लगता है कि अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायासे याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। चाय साहब जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट जाड़ी। उन्हें लगा इन्हीं शब्दों की ध्वनि में ही वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। रिक्तता यानी खालीपन। और उन्होंने
अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। मित्रों, यहाँ पर जगदीश बाबू कैफे में जब बैठे थे तब उन्हें अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे सब याद आ रहे थे। उसी वक्त मदन चाय लेके आता है। तब उसे अपना नाम पूछते हैं। तब वह बताता है, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ बाबूजी। तब वह उसे पूछते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों है, जैसे कि आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तब इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया और मुस्कुराकर उसने बताया, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। मित्रों, आगे की पाठ की कथा वस्तु हम वीडियो के भाग 2 में देखेंगे। आज का आपका गुरु कार्य है, आपको इस पाठ का पठन करना है। प्रणाम अस्तु।